बीए फर्स्ट ईयर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 2 के अंदर हम पढ़ते हैं भारत में लोक प्रशासन। भारत में लोक प्रशासन को समझने के लिए जो आज लोक प्रशासन भारत में चल रहा है उसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा भारत के अंदर लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ। तो भारत में लोक प्रशासन का विकास समझेंगे तो हम प्राचीन काल में भी जा सकते हैं। भारत एक बहुत पुराना देश है, बहुत ही प्राचीन देश है। हजारों साल से यहाँ पे प्रशासन का धीरे धीरे विकास होता चला है। तो हम प्राचीन काल में देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसमें जो अवशेष मिले मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा साम्राज्य, वहां से अगर देखते हुए आएंगे तो तरह तरह से हमें लोक प्रशासन वहां पे कैसा चलता था छोटे छोटे जगहों पर वो हमें समझने को मिलेगा। हम ऋग्वैदिक काल भी देख सकते हैं। वैदिक काल के अंदर हमें राजा का रोल हमें दिखाई देता है, जिसमें राजा को एक पैतृक पद माना गया है। राजा बहुत कुछ स्वच्छंद हो गया था उस समय, हालांकि वो निरंकुश नहीं था। उसके बाद एक काउंसिल होती थी, परिषद होती थी, जिससे वो सलाह करता था। उसके बाद मंत्री हुआ करते थे। इस तरह से धीरे धीरे हम देखते हैं कि कई तरह की व्यवस्थाएं प्राचीन काल के अंदर चली और रिकॉर्डेड हिस्टोरिकल एविडेंसेस हमें मिलते हैं मौर्य काल के अंदर सबसे अच्छे तरह से, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य जो मौर्य काल का रहा 322 ईस्वी से 298 ईसा पूर्व 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व में, और हम चंद्रगुप्त के शासन को कई बार प्रबुद्ध राजतंत्र एनलाइटेंड डेस्पोटिज्म भी कहते हैं। यहाँ पे राजा के साथ साथ मंत्रीगण, न्यायाधीश, सेनापति, कोषाध्यक्ष ये सब मिलते थे। कौटिल्य ने इसका वर्णन किया अपने जो उन्होंने लिखे हैं, चाणक्य जिनको हम बोलते हैं, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नाम के ग्रंथ लिखे, जिसमें उन्होंने 18 महत्वपूर्ण पद बताए, जिसमें मंत्री हैं, पुरोहित हैं, सेनापति, युवराज, द्वारिक, अंतर्विषयक, प्रशस्त्री, समहर्ता, सन्निधत्ता, प्रतिष्ठा, नायक, व्यावहारिक, नगर निरीक्षक, व्यापार अध्यक्ष, अंतपाल, महापौर नगर के अंदर, और 8वें वन विभाग का अध्यक्ष उन्होंने बताया है। मौर्यकालीन नगर व्यवस्था को विदेशियों ने उस समय स्टडी किया, उन्होंने बहुत उसकी प्रशंसा की है। बड़ा व्यवस्थित मौर्य काल के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था भारत के अंदर। हम उसके बाद देखते हैं कि गुप्तकालीन, आप इतिहास में हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, और गुप्तकालीन साम्राज्य हमारे देश के अंदर रहा, और उसमें केंद्र और सुसंगठित तरीके से उन्होंने चलाया। राजपूतालीन कालीन प्रशासन काल आता है, इसी तरह सल्तनत कालीन आता है, और हम फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के डेवलपमेंट में पड़ाव आता है वो है मुगल काल, क्योंकि मुगल काल प्रीडेट करता है ब्रिटिश काल को। जस्ट पहले ब्रिटिशर्स के आने अराइवल से पहले जो मुगल कालीन एडमिनिस्ट्रेशन था वो एस्टैब्लिश हुआ, और उस काल में जो हमें स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है वही स्ट्रक्चर फिर आगे जाके चला, और ब्रिटिशर्स ने उसको अपने अनुरूप व्यवस्थित किया। तो जब हम उस काल को देखेंगे, मुगल काल को, तो हम समझ पाते हैं कि आज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे प्रतिबिंबित होता है मुगल काल से। तो मुगल काल में सम्राट का शासन होता था, राजा एक छत्र स्वामी होता था, और केंद्रीय शासन सम्राट और मंत्रीगण सम्मिलित होते थे। मुगल सम्राट के पास मंत्रियों की संख्या 4 या 6 हो सकती थी, कई बार वो 8 तक भी रही है। प्रमुख मंत्री थे वजीर,
दीवान, मीर बख्शी, मुख्य सदर, खान सामान, काजी उल कजात और मुतासिब, मतलब कई नाम से इनको जाना जाता था। और मुगल राज्य के अंदर प्रधान विभाग आय व्यय विभाग दीवान के अधीन होते थे, सेना विभाग मीर बख्शी के अधीन होता था, शाही परिवार खानसामा के अधीन होता था, न्याय विभाग काजी उल कजात अर्थात प्रधान काजी के अधीन होता था, धार्मिक संस्थाओं में सदर सुदूर के अधीन, प्रजा के चरित्र का निरीक्षण मुतासिब के अधीन होता था। इसी तरह तोपखाना मीर आतिश या दरोगा ये तोपखाना के अधीन, खबर अथवा डाक दरोगा या डाक चौकी के अधीन होता था, टकसाल उस विभाग के दरोगा के अधीन। तो ये कई सारे टर्म्स तो ऐसे हैं जिसके अंदर हम आज भी कई बार सुनते हैं इन टर्म्स को, इन इन जो नाम है किसी चीज के, जैसे दरोगा आज भी हम जानते हैं कि पुलिस के अंदर हम दरोगा बोलते हैं, टकसाल आज भी वर्ड यूज होता है ना, तोपखाना हम जानते हैं मिलिट्री में होता है। तो इस तरह से वजीर प्रधानमंत्री के समकक्ष जो व्यक्ति था, सम्राट के नीचे वजीर प्रधानमंत्री होता था, दीवान विंद मंत्री होता था, मीर बख्शी सेना मंत्री होता था, मुख्य सदर धर्मार्थ विभाग का अध्यक्ष होता था, खाने सामान घरेलू विभाग का अध्यक्ष होता था। ऐसे टर्म्स हमें देखने को इसके अंदर मिलते हैं। अब इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के आगे आते हैं और इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स आए, जब अंग्रेज लोग आए, तो 1600 ईस्वी के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, इन्होंने शुरुआत के अंदर तो एक बिजनेस, एक व्यापार करने के उद्देश्य से राजनीति के अंदर थोड़ी घुसपैठ करी लोकल लेवल्स के ऊपर, जो राजा हुआ सम्राट हुआ करते थे उनके साथ, और धीरे धीरे 1772 से 1858 तक एक ऐसा युग रहा जिसे हम दोहरी सरकार का काल कहते हैं। कंपनी का शासन तो रहा ही, किंतु ब्रिटिश संसद भी भारतीय प्रशासन संबंधी मामलों में अधिकाधिक रुचि लेने लग गई थी। मतलब 1772 से 1858 तक, जब 1858 के अंदर हम मानते हैं कि ब्रिटेन ने क्राउन के पास वो शासन की अधिक शक्तियां चली गई, तो 1772 से हम पाते हैं कि दोहरी सरकार रही, ब्रिटिश संसद भी दखल करती रहती थी और कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी वो भी प्रशासन के अंदर यहाँ पे दखल देती रहती थी। तो कुछ लोगों ने प्रमुख थे, जैसे प्रोफेसर पी.डी. शर्मा साहब ने लिखा है कि भारत में लोक प्रशासन जैसा मुगल काल में था और जिस प्रकार की स्थितियां अंग्रेजों ने छोड़ी, उसे देखकर यह कहा जा सकता है कि वह एक जिला आधारित प्रशासन रहा, जिसमें प्रतिष्ठा और पदसोपान, वेतन स्तर आदि के भारी भेदभावों के साथ साथ केंद्रीय प्रशासन और राज्य स्तरीय प्रशासनों के लिए दो भिन्न भिन्न दशाएं उभरी। तो अंग्रेजी युग के इस प्रशासनिक व्यवस्था को निम्नलिखित 6 भागों में विभाजित कर इसका विकास क्रम पहचाना जा सकता है। एक तो यह बात कि वो संवैधानिक सरकार थी, उसमें केंद्रीय सचिवालय था। नंबर 3, वहां लोक सेवाएं थी। चौथा पॉइंट, वित्तीय प्रशासन एक स्पष्ट दिखाई देता है। 5वां, राजस्व और न्याय प्रशासन अलग दिखाई देता है। और छठा कि ये राजस्व, स्थानीय राजस्व का भी यहाँ पे उल्लेख मिलता है। तो हम ये देखते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पास होने के बाद भारत में प्रशासन के केंद्रीकरण का आरंभ हुआ, केंद्रीकरण का कार्य आरंभ हुआ। तो जैसे मैंने आपको बोला 1772 से लेकर के हम 1858 तक ये बातें धीरे धीरे डेवलपमेंट्स देखते हैं, जिसके अंदर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट प्रमुख है। इसी तरह 1793, 1813, 1833, 1853 और 1858, ये 1854 भी बीच में आ रहा है कि चार्टर अधिनियम है। और इन चार्टर अधिनियमों के तहत धीरे धीरे ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो इंडिया के अंदर प्रोग्रेसिवली स्थापित होता रहा और उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहे। जैसे 1833 के अधिनियम ने व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया। 17 मैंने आपको बताया जो 1600 ईस्वी से ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही थी, तो 1772 के एक्ट में रेगुलेटिंग एक्ट आया। फिर उसके बाद 1833 का जो अधिनियम आया उसमें व्यापार कंपनी का जो एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको समाप्त किया और उसकी व्यावसायिक गतिविधियों को पूर्णतः रोक दिया गया। अधिनियम के केंद्रीकृत
प्रशासन की स्थापना की इस अधिनियम 1833 ने। 1857 में आपको मालूम है स्वतंत्रता संग्राम भारत में हुआ और उसके फलस्वरूप 1857 के से जो स्थितियां उत्पन्न हुई, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हम कहते हैं जैसे, उसके बाद 1858 के अंदर 1858 के अधिनियम द्वारा भारतीय प्रशासन ब्रिटिश सरकार ने अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया। मतलब क्राउन जो था उसने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया। आज अभी यही डिस्कशन करते हैं, इसके बाद मैं 1858 से आगे की बात अगले डिस्कशन के अंदर वापस करेंगे। बीए फर्स्ट ईयर